जो टीवी देखने की बात होती थी ना, उसकी जो शुआएं निकलती थी वो 0.01 mm आपकी आईज को डैमेज कर रही है। अच्छा। लेकिन जब क्लोजर जाते ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, हमारे यहाँ 3 चीजें हैं आँख की बीमारियां जो साइलेंट किलर कहलाती हैं। अच्छा। एक ब्लड प्रेशर की वजह से आपका पर्दा खराब हो जाना, तो वो एक दफा विजन लॉस हो जाए ना तो चपले जूते घिस जाते हैं आपके, लेकिन आप परेशान ही रहते हैं जिंदगी भर। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटाया और मशीन चलाई और लेज़र हो गया। अच्छा। उसमें कुछ आपके जेल्स यूज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज़ यूज़ होती है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा होती है, एक बीमारी होती है आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अच्छा। उसके अंदर होती है, और वो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है उसकी जो कॉजेज़ हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर हैं और उनका जो है वो भी नंबर गलत दे रहे हैं, तो सर फिर उनकी रिफ्रैक्शन की या चश्मा देने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। उनकी सिर्फ काटापिटी की मतलब सर्जरी की जो है प्रैक्टिस है वो ज़्यादा है, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। देखिए पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि मैं चश्मा लगाता हूँ और इस वक्त मैं लेंस लगाया हुआ हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है खाने से जिससे चश्मे का नंबर उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बासी एंड यू आर वाचिंग ज़ैगो प्राइम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जान है तो जहान है, ये तो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। मेरे आज के जो गेस्ट हैं डॉक्टर समीर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे आँखों के मसाइल के ऊपर, नज़र की कमी और कलर ब्लाइंडनेस, और फिर बहुत सारे इश्यूज जो चल रहे हैं कि नज़र का टेढ़ा होना, और कोरोना के बाद से जो इश्यूज़ आए, जो बच्चे मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हासिब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ज़ैगो प्राइम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और दिस इज़ ग्लैड फॉर मी कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर करूँ, लोगों से शेयर करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि आजकल क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। ज़बरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आप जो बातें करेंगे डेफिनेटली लोग सुनेंगे और एक सदका जारिया भी है। बिल्कुल। हर बंदा आप जैसे डॉक्टर को डेफिनेटली अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बात एटलीस्ट उनके कानों तक जाएगी, तो उस पर वर्किंग करेंगे। तो सर सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम डॉक्टर समीर है, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और मोस्टली मैं जो है ट्रीट करता हूँ बच्चों को। एडल्ट्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन सबकी एक स्पेशलिटी होती है। तो अगर मेरी पूछें तो एक मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक पीड्स है बच्चों को जो देखते हैं, जी। दूसरा प्रोस्थेटिक आई। कुछ लोगों की आंखों में कैंसर हो जाता है, उनकी आंख निकाल दी जाती है, पत्थर की आंख बनाई के लगाई जाती है। एक वो मेरी जो है वो महारत है। दूसरा मैंने हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है। अच्छा सर। तो हम उस चीज़ को भी लेके चल रहे होते हैं ताकि मेडिकल के अंदर जितनी अच्छी मैनेजमेंट हम कर सकें वो कर लें, पेशेंट को उसी तरह से मैनेज कर लें। और एक छोटा सा और काम है कि वो सुबह में एज ए लेक्चरर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। छोटी सी उम्र में आपने सर क्या क्या कर लिया? सर बस जब इंसान मेहनत करता तो अल्लाह पाक उसका बिल्कुल सिला देता है। नो डाउट बहुत हार्ड वर्किंग है आप, और लेक्चरर भी है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल ईयर्स वालों को मैं पढ़ाता हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशनसीबी की बात मेरे लिए ये, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा होता है और अगर आपको वही यूनिवर्सिटी ये चांस दे दे आपकी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। क्या बात है, वो सब यादें आती हैं कि यहाँ इस डेस्क पे कभी मैं बैठा करता था, बिल्कुल आज मैं लेक्चरर हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कम्युनिकेशन गैप भी बड़ा कम होता होगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले शायद आप वहाँ बैठते थे, जी जी लेक्चरर हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स की फीलिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा, स्पेशली कोरोना के बाद से जो इंटायरली चेंज आया वर्ल्ड वाइड कि वो ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे हर काम मोबाइल पे, लैपटॉप पे या ये आपके आईपैड्स पे करते हैं, तो सर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? देखिए आसिफ भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, कोरोना वॉज अ डिज़ास्टर, लेकिन वो एक ऐसा डिज़ास्टर था जो कई नस्लों को जो ना वो इम्पैक्ट कर गया। अब हम कहते हैं ना कि वो एक मिसाल हमें दी जाती है कि अगर कहीं एटम बम मारा जाए तो कई नस्लों पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कोविड जो था ना वो ऐसा ही है। देखें, आपका इकॉनमी के ऊपर,
आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ गया है। अगर हम अपने टॉपिक पे रहें और हम बात करें कि कोविड का बच्चों की आई हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अच्छा। देखिए, पूरी दुनिया में स्टडीज़ हुई हुई थी कि मायोपिया कहते हैं दूर की नज़र ख़राब हो जाने को, जो कि माइनस का नंबर मोस्टली आ रहा होता है। अब उसमें क्या होता है कि दूर की नज़र ख़राब हो रही थी, पहले से हो रही थी। अच्छा। उसके बहुत सारे रीज़न थे। आपके गैजेट्स भी थे डेफिनेटली, आपके एजुकेशन सिस्टम भी था, अच्छा। आपका लेस आउटडोर एक्टिविटीज़ भी था। अच्छा। लेकिन कोविड के अंदर हुआ ये कि 99% जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ वक्त के लिए ई एजुकेशन सिस्टम बन गया था। वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो अब वहाँ से जो बच्चों को और यंगस्टर्स को आदत लगी है ना, तो वो अब निकल नहीं सकती। अच्छा। और हम पहले बचपन में सुनते थे ना कि टीवी ना देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। और आज का जो वक्त है ना, वो गैजेट्स हाथ में पकड़ा और आपकी आंखें ख़राब है। ये सर रियलिटी है ना? ये रियलिटी है। कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। नहीं, पता है पहले क्या होता था? पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं कि पहले के दौर में हमारे पेरेंट्स कहते थे कि आप जो है वो टीवी ना देखो, ये करीब से ना देखो, टीवी दूर से। जो टीवी देखने की बात होती थी ना, उसकी जो शुआएं निकलती थी वो 0.01 mm आपकी आईज को डैमेज कर रही थी। अच्छा। लेकिन जब क्लोजर जाते ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, आपकी जो कुरान शरीफ की तालीम है, आपकी जो स्कूल की एजुकेशन है, आपके जो गैजेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आईज को इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा। लेकिन आप कुरान शरीफ को या अपने स्कूल को, इन चीज़ों को तो नहीं स्किप कर सकते ना। तो मेन चीज़ आपको गैजेट्स को स्किप करना है। जितनी चीज़ क्लोज होगी आपकी आई की, उतनी ज़्यादा आपकी दूर की नज़र ख़राब होगी। अच्छा। और कोविड में हुआ यही है कि सारा टाइम गैजेट्स के ऊपर, या तो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था या फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट चाहिए थी। अब जो एंटरटेनमेंट आपको चाहिए वो मोस्टली क्या होता था कि हमारे यहाँ बाहर जाके बच्चे खेल लेते थे स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया था, सारा गेमिंग था। अब वो जो हैबिट चेंज हुई है, और हमारे यहाँ के जो हालात हैं कि आप अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं फिर भी नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ वाला और ये सारी चीज़ें आपके सामने, उसकी वजह से गैजेट्स की जो आदत लगी है ना, उसने बड़ी तबाही मचाई है और वो आगे करता रहेगा। ये कोविड तो आगे चला गया, लेकिन वो ऐसे साइड इफेक्ट्स फैला के गए ना। इस पे सर कोई R&D हो रही है? आप देखें, हर डॉक्टर ये कहता है कि गैजेट्स प्रॉब्लम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट आपके मोबाइल लैपटॉप के ऊपर आ गया है। क्या R&D हो रही है? कैसे बचा जाए? कोई सर R&D की बात करें ना, देखिए कोविड से पहले मैंने आपको बताया मायोपिया वाज द मोस्ट बिगेस्ट कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट, मायोपिया, मतलब जो चश्मे का नंबर है, ये दोनों मेजर कॉज थे आपकी ब्लाइंडनेस के। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना, तो जो चश्मे का नंबर है ना, वो आने वाले दौर में और आज के दौर में सबसे बड़ी कॉज बन गया है। क्योंकि कोविड से पहले और कोविड के बाद R&D की रिसर्च की बात करेंगे तो जो 40% बच्चों को दुनिया में रिक्वायर्ड थे ना ग्लासेस, आज 85-90% है। एंड दिस इज अ ट्रू। ये स्टडी पूरी दुनिया में हो चुकी है, हमारे पाकिस्तान में भी हुई है, मैंने भी की है कोविड के बाद। अपना जो MBA हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया, उसका थीसिस देना था, वो यही था मेरा। तो उसमें इतना रैपिडली चेंज आया है, और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं प्राइवेट क्लिनिक में या अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमें बहुत चेंज नज़र आता है कि एक बच्चा आ रहा है, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं उसको नंबर है, उसको 4-4, 5-5 नंबर आ रहा है। सर 4-5 नंबर किसी को होता था पहले ज़माने में, तो उसको अंधा कहा जाता था। अच्छा। अब तो एक कॉमन सी चीज़ है। आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं? ये डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड। और मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ कि आप अपने बच्चे को ये ना समझें कि उसकी हेल्थ अच्छी है आंखों की। अगर वो 1 घंटा भी दिन में गैजेट्स यूज कर रहा है ना, और नहीं भी कर रहा है, एजुकेशन तो चल रही है ना, तो प्लीज गेट द आई एग्जामिनेशन। किसी भी डॉक्टर से करा ले, कोई भी करीब का आपका डॉक्टर हो, कम से कम एटलीस्ट आपको पता तो हो ना कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या चल रहा है। हाँ, अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोसिस हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो डिजास्टर के बाद एक और नया डिजास्टर चल रहा है ये सर। आपके पास सर करंटली किस बच्चों में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं? बच्चों का टेढ़ापन आई का जो आता है वो आता है मोस्टली परसेंटेज वाइज अगर मैं लेता हूँ, या फिर आई साइट जैसे बच्चों की गिरती चली जाती है, वो प्रॉब्लम आते हैं आपके पास? अगर रूटीन में लेते हैं तो किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं करंटली? देखें आसिफ भाई, इसमें मसला ये है कि हमारा एक बिजनेस है जी, हमने पढ़ा है, लेकिन हम इसको एज अ बिजनेस नहीं लेते। बहुत सारे डॉक्टर्स
वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है और कितनी ख़राब होती जा रही है जी। तो अगर आप इश्यूज़ की बात करेंगे तो सबसे पहला तो ये है कि मैंने आपको कहा 85 to 90% बच्चों को चश्मे रिक्वायर्ड हैं इस वक्त। 85 to 90%? जी, अगर वो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वरना एजुकेशन सिस्टम की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है। जिसने गैजेट्स भी साथ में यूज़ कर लिया वो तो डेफिनेटली गया, मतलब उसको चश्मा लगना ही लगना है। जी, थोड़ा नंबर लगे कम नंबर लगे लेकिन लगेगा। एक तो सबसे बड़ा इशू ये आता है परसेंटेज वाइज देखें तो। ठीक है। दूसरा आप स्क्विंट की बात कर रहे हैं, जो टेढ़ापन होता है, महंगापन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को अर्ली स्टेजेस पे नहीं पता होता इसकी स्क्विंट की या टेढ़ेपन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक होती है परमानेंट होती है, एक होती है ऑन एंड ऑफ हो रही होती है। तो उसके लिए भी मैं एडवाइस करता हूँ एटलीस्ट आप अपने बच्चे को 2 साल नहीं 3 साल की उम्र में एक दफ़ा चेकअप करा दें। अगर डॉक्टर कुछ डायग्नोस करता है तो इट्स ओके, आप जैसा वो कहते हैं 6 महीने में साल में आपने फॉलो अप करना है तो वो आप कर लें। अगर नहीं तो फिर जैसे जैसे वो रिकमेंडेशंस होती हैं वो करें। और बाहर हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे खेल रहे होते हैं तो कभी चोट लग जाती है। अगर आपकी किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, गेंद बॉल लग जाए या कुछ इस तरह का कुछ भी चोट लग जाए तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा। आप समटाइम आप नहीं उसको रियलाइज़ कर पाते कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। टेढ़ापन सर कब तक हम ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है, ये इसकी कोई एज है या कोई भी एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज में करवा लें? लेकिन सर सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो टेढ़ापन होता है इसकी बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को बाय बर्थ होता है, किसी को ग्लासेस की वजह से हो जाता है, किसी को चोट लगने से, किसी को फीवर की वजह से। अब ये वेरी करता है कि किसको कब कराना है। इनहेरिटेंट भी होता है, ये सब होते हैं इसी तरह के होते हैं, बहुत सारी कॉजेज हैं इसकी। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे ना तो वो इसकी पहले तो कैटेगरी देखेगा, टाइप देखेगा कि कौन सी है। उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कि आपने अभी इसको करवाना है या नहीं करवाना। सिंपल इज दैट। हम बहुत डिटेल चीज़ है, बहुत लंबा असेसमेंट होता है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर बच्चे को करवाना है फॉरेन सर्जरी और हर बच्चे को डिले करना है। नहीं, इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से सर्जरी? सर सबसे पहले तो इसकी समझ लें, इस तरह से बात समझ लें कि माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है। तो माइल्ड जो होता है कभी कभी ग्लासेस से कवर हो जाता है। ओके। मॉडरेट पे आ जाते हैं तो कभी ग्लासेस से कवर होता है, कभी उसमें प्रिज्मेटिक ग्लासेस ऐड करने पड़ते हैं। और जब सीवियर होता है तो डॉक्टर मोस्टली एडवाइस करते हैं कि इसका सर्जिकल प्रोसीजर होगा। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को वो 8-10 साल की एज से कम कर देते हैं। जी। कुछ को कहते हैं कि अभी इसको चलने दें, आगे जाके देखेंगे। अच्छा। कभी कभी थोड़ा सा रिकवर भी हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर किसी को 50% स्क्विंट है, मैं परसेंटेज में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप इजीली समझ लेंगे, 50% है तो डॉक्टर कभी कभी असेसमेंट के बाद एज्यूम करते हैं कि इसका 40% शायद आगे वाली एज में रह जाए, 10% रिकवर वैसी हो जाए, तो इसलिए वो डिले कर देते हैं। अच्छा। तो इसकी ट्रीटमेंट यही है, ग्लासेस, प्रिज्मेटिक ग्लासेस और सर्जरी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, ये कुछ लोग अपने साथ थोड़ा सा ऊपर एज की बात करते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, ब्लड प्रेशर लेके चल रहे होते हैं। वो ब्लड प्रेशर शायद पूरी ज़िंदगी साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरफ नहीं आते, आई साइट की तरफ नहीं आते। क्या ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है वो अफेक्ट करता है आइज़ के ऊपर ब्लड प्रेशर? सर ब्लड प्रेशर डेफिनेटली अफेक्ट करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, दिन में कभी बढ़ रहा है कभी लो हो रहा है, या जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं या ब्लड थिनर लेते हैं, तो वो जो है वो हाई रिस्क पे होते हैं। अच्छा। होता ये है कि आपकी आंख का जो पर्दा है उसके अंदर पतली पतली शरियाने हैं, ठीक है, वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो वो कभी भी न्यू वेसल्स भी बन जाती हैं, लीकेज भी होने शुरू हो जाती है। अच्छा। तो आपका जो विजन बनता है ना, बेसिकली वो बनता है आपके बिल्कुल आई के सेंटर में। ओके। उस सेंटर तक अगर सेंटर में लीकेज नहीं हुई और पेरिफेरी में हो गई, साइडों में हो गई, और खून फैलते फैलते रिश्ते 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 वो सामने आ गया, तो वो बहुत देर हो जाती है। अच्छा। तो शुगर वाले पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, इनकी रिकमेंडेशन है कि लाजमी हर 6 महीने में चेक कराएंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा। और अगर कोई प्रॉब्लम अल्लाह ने करे इनको क्रिएट हो जाती है तो डॉक्टर्स इनको कभी कभी 1-1 महीने बाद भी चेकअप के लिए बुला रहे होते हैं कि हम देखें कितनी प्रोग्रेशन हो रही है, कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि व्यूअर्स, अगर आप
आप में से किसी को भी खुदा ना खास्ता शुगर ब्लड प्रेशर, खुदा ना खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल तो शुगर ब्लड प्रेशर बड़ी क्वाइट नॉर्मल सी बात है, ये तकरीबन मोस्टली हर दूसरे बंदे के साथ ये मसला है। तो अगर आप को डायग्नोज ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपने, जैसे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है कि विदिन 6 मंथ आपने अपना आँखों का चेकअप करवाना है, और फिर नेक्स्ट अलग है कि आप ठीक हों, आपके पर्दे के ऊपर या आँखों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपने उसको रीचेकिंग करना है, यानी आपने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ऐसा ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं आँख की बीमारियाँ जो साइलेंट किलर कहलाती हैं। अच्छा। एक ब्लड प्रेशर की वजह से आपका पर्दा खराब हो जाना, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जो शुगर की वजह से हो जाती है, और एक आपका काला पानी ग्लोकोमा होता है। अब हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि देखें, अब हमारे यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, इतनी सारी डिजीज़ भी आ गई हैं। पहले हम, जब मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बचपन में सुनता था ना, किसी को, हमारी अम्मी की नानी को शुगर थी तो वो ऐसा लगता था जैसे अल्लाह माफ़ करे उनको कैंसर हुआ है। शुगर इतनी ज़्यादा जो है ना खतरनाक चीज़, अवेयरनेस भी नहीं थी और इतना खतरनाक समझा जाता था। लेकिन आज के दौर में ना, पैदा हुए बच्चे को भी शुगर हो रही है, पेरेंट्स की तरफ से हो जाती है, और प्रेगनेंसी में भी शुगर हो जाती है। तो आपने ना 40 साल के बाद भी, जब आपकी एज 40 क्रॉस कर जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी गुड हेल्थी पर्सन ना, तो आप फिर भी अपना आई का एग्जामिनेशन करवाएं। अच्छा। आप अपने रूटीन चेकअप्स भी वैसे करवाते रहें, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो इसमें ये होता है कि पता नहीं चलता कि आपके साथ कब कौन सी बीमारी लग जाए। अच्छा। तो लेकिन शुगर इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ब्लड प्रेशर से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है सर। देखें, शुगर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किडनी पे और आइज़ पे, और अगर किडनी और आइज़ को भी कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से आइज़ पे ही ज़्यादा करती है, जो स्टडीज़ हमें बताती हैं। अच्छा। तो वो एक दफ़ा विजन लॉस हो जाए ना तो चपले जूते घिस जाते हैं आपके, लेकिन आप परेशान ही रहते हैं ज़िंदगी भर। तो मेरी बड़ी दरख्वास्त भी है और मशवरा भी है कि अगर आपके घर में किसी को भी शुगर है तो काइंडली उसको आपने फौरी तौर पे डॉक्टर से चेकअप कराना है, और अगर डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, डॉक्टर आपको जो भी रिकमेंड करता है, 6 महीने में बुलाते हैं, साल में बुलाते हैं। कुछ लोगों की ज़्यादा शुगर होती है, उनको एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने 1 महीने में बुलाया तो आपने 1 महीने में भी डॉक्टर को दिखाना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, टीन एजर के साथ जो आई साइट के मसले जिस तरह आपने डिस्कस किए हैं, मुझे बताएं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, अगर हम टीन एजर्स की बात कर लेते हैं या एज 15 to 30 की बात कर लेते हैं ना, तो इसमें पहले मोस्टली ग्लासेस का नंबर नहीं आता था। लेकिन जो हमने बात की है ना कि कोविड के बाद बहुत चेंज आ गया है, तो कोविड के बाद जो टीनेजर्स है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा ग्लासेस लगना शुरू हो गए। लेकिन हमारे यहाँ फैशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्थ का ख्याल ही नहीं करते, हम डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं, चल रहा है तो चला रहे हैं, और उसकी वजह से फिर उनका नंबर भी बढ़ जाता है। अगर आपने अर्ली एज में डायग्नोस करा लिया तो आप ग्लासेस भी लगा सकते हैं, और उसके साथ आप जो है लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट क्या है? मैंने सुना है इससे ग्लासेस बेसिकली लेजिक कहलाता है, और लेजिक जो है उसमें ग्लासेस का आपका नंबर उतर जाता है। ओके। और ये बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो गुड कैंडिडेट्स नहीं होते, जिनको हम मना कर देते हैं क्योंकि उनका टिपिकल नंबर होता है, या उनका हमें लगता है कि इनको करने के बाद जो है वो दोबारा नंबर रीजनरेट हो सकता है। तो हम ये सारी अवेयरनेस देने के बाद फिर ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि आपका 100% ग्लासेस उतर सकते हैं। ये लाइफ टाइम होता है? सर, ये लाइफ टाइम होता है, लेकिन मैं फिर बात यही कर रहा हूँ कि अभी जो स्टडीज़ हमारी चल रही हैं, जो रिसर्चेज हो रही हैं, उसमें तो 20 के हम पहले करते थे कि 20 के बाद नंबर रुक जाता है, 20 के बाद आप छोड़ दें। लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम और एंटरटेनमेंट, हम हमारे टीनेजर्स या उससे थोड़ा ऊपर जो हमारा टाइम स्क्रीन टाइम पे गुजर रहा है, तो उसकी वजह से रीजनरेट भी हो सकता है। रीजनरेट हो सकता है, और अच्छा। कितना % हो सकता है, ये फर्दर हम स्टडीज़ कर रहे हैं, हो रही हैं दुनिया में, तो ये हमारे सामने आ जाएगा रेशो। तो फिर उसी हिसाब से आगे जाके अगले 5 साल 10 साल में उसी हिसाब से फिर इसको ट्रीटमेंट को नहीं, अभी अगर वो रीजनरेट होता है उसका कोई ट्रीटमेंट है? रीजनरेट होता है वो कर लेंगे, रीसर्जरी कर लेंगे, लेजिक कर लेंगे, दोबारा लेजर से उसको कर देंगे, हो जाता है। साइड इफेक्ट नहीं होते सर? इतने सेंसिटिव ऑर्गन है आई, उस पे बार-बार लेजर करना। लेजर करने से बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं, पहली दफा में भी होते हैं। लेकिन आप पहली दफा करा रहे हैं, वो क्या होते हैं साइड इफेक्ट?
साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि जो देखा गया है कि इसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस जो हो जाती है वो टेम्परेरी होती है। डॉक्टर आपको लुब्रिकेंट दे देते हैं, आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करें, उसके बाद बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ड्राइनेस की बात करें ना, तो हमारे यहाँ आजकल स्क्रीन टाइम की वजह से, लेक ऑफ इनटेक वाटर की वजह से, और हम जो कराची में रहते हैं वो समंदरी शहर में रहते हैं, तो उसकी ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। आपकी ड्राइनेस वैसे ही हुई हुई होती है। कॉस्ट क्या आती है सर? एक रफ कॉस्ट बताएं, अगर लेज़र करना चाहें और ग्लासेस उतर जाएं तो उसकी एक रफ कॉस्ट क्या है? सर देखें, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जो है वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हुए मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि 70 से स्टार्ट होता है और 2,50,000 तक जाता है। इसमें रीज़न क्या होता है? एक तो डॉक्टर्स कितना एक्सपर्ट है, अच्छा, दूसरा दूसरा मशीन कौन सी, आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन सी यूज़ हो रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, अच्छा, और फिर वो कितना आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटाया और मशीन चलाई और लेज़र हो गया। अच्छा, उसमें कुछ आपके जेल्स यूज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज़ यूज़ होती है, ओटी कितना अच्छा बना हुआ है, हॉस्पिटल कितना बड़ा है, ये वेरी करता है इन सारी चीज़ों पे। तो दिस इज नॉट सिंगल आई कॉस्ट है, ये दोनों नहीं, दोनों आंखों की दोनों होती है। 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक का खर्चा होता है। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं पीजीज को, और जो उनके पास नए डॉक्टर्स होते हैं उनको जब प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो वो सस्ते में भी कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको वहाँ से भी फीस मिल रही होती है और उनको यहाँ प्रोसीजर की भी फीस मिल रही होती है, तो उनका रिकवर हो जाता है। अच्छा, हाँ, पुरानी मशीनों पे भी हो रहा होता है तो भी सस्ता हो जाता है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आँख ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी की तरह एक ही दफ़ा मिलती है, तो आपने उसके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आफ्टर 40 जो एक बंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एज अ पैसेज ऑफ एज आफ्टर 40 या जो भी एक रिक्वायर्ड एज होती है उसके बाद आई साइट वीक हो जाती है, इसका सर कोई है सोल्यूशन? देखिए, आप वो नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, हाँ, नज़दीक की नज़र जो कमज़ोर होती है वो होता ये है कि हमारे आँख में कुदरत ने एक पावर रखा हुआ है। ठीक है, वो पावर आपको एज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होता है। सही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो उसमें जब वो कम हो रहा होता है तो 40 के बाद अब उसकी जो एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे नीचे जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नज़र नज़दीक के लिए ख़राब हो जाती है। नज़दीक में आपको फोकस नहीं किया जा रहा होता, अकोमोडेशन कहते हैं उसको। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ा के लगाना पड़ता है एज वाइज। उसका कोई लेज़र है? उसका लेज़र नहीं है सर, उसका एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कैटरेक्ट सर्जरी में भी करते हैं हम। उसमें आँख के अंदर एक लेंस डल जाता है, जिसमें आपकी दूर की और नज़दीक की दोनों विजन्स ठीक हो जाती हैं। अच्छा, बेसिकली यूँ समझिए कि ग्लासेस आपके बिल्ड इन हो गए। हाँ, अच्छा, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी में भी लेंस डाला जाता है। ये कॉस्मेटिक कैटरेक्ट सर्जरी कह लें इसको। कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स नहीं है जो हम 30 साल की उम्र से खाना शुरू कर दें कि आगे चल के आई साइड ही ना वीक हो? सर, ऐसी अभी तक तो कोई ख़ास चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई है। क्लेम बहुत सारे करते हैं, सबको अपना सामान बेचना है, लेकिन एज अ डॉक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम मोस्टली मैंने बच्चों में ये देखा है कि ये आइस के अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, वो बार बार बनते हैं। तो फिर उसकी रीजंस कभी कभी डॉक्टर ये कहता है कि आपको ड्राइनेस है आपकी आइस के अंदर, या फिर आपकी डैंड्रफ की वजह से ये आपकी पलकों के अंदर ये जो बन रहे हैं दाने, तो ये बहुत तंग करते हैं। अच्छा, देखें, इसमें 2 रीज़न होते हैं जो मोस्टली देखा जाता है। एक तो ये होता है कि आपकी अगर वाकई में डैंड्रफ है तो आपका डैंड्रफ, हेयर में जो डैंड्रफ होता है वो लैशिस पे गिरता है, लैशिस से फिर वो आपके ग्लैंड्स, जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं ना, उनको बंद कर देता है। अब उसके बंद होने की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, वहाँ एक नोड्यूल बन जाता है, दाना सा बन जाता है, और वो आपको पेन करने लगता है। ठीक है, बिल्कुल, एक ये कॉज है। दूसरा, आपके इन्वायरमेंट में इतना बैक्टीरिया है, तो कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके ग्लैंड्स में घुस गया तो वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है। उसकी ट्रीटमेंट ये है कि अगर जिसको भी डैंड्रफ है वो पहली फुर्सत में अपने डैंड्रफ का इलाज कर ले, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा। और एक कॉज और होती है, लेडीज में भी होता है ये जो आप काजल, मस्कारा, लाइनर, ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो आपके लैशेस के बीच में स्पोर्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं ना,
वो साफ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो उसमें कॉस्मेटिक रह जाता है, और वो कॉस्मेटिक रहने की वजह से वो आपकी ग्लैंड्स को बंद कर देता है। अच्छा, इसका क्लीनिंग का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो लिक्विड और केमिकल्स यूज़ करते हैं ना लैशेस को साफ़ करने के लिए, वो ना करें। आप जॉनसन्स बीबी शैम्पू या मदर केयर का शैम्पू ले लें, थोड़ा सा लेने के बाद उसका आप हाथ में फॉर्म बनाएं और उसको अच्छे से रब करें आँख बंद करके, और उसको धो लें। वो अगर खुदा न खास्ता आँख में चला भी जाता है तो आपको इतना हर्ट नहीं करता, हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि वो बच्चों के लिए यूज़ होता है। तो वो बेस्ट उसका सोल्यूशन है, जो कि हम ट्रीटमेंट के टाइम भी बता रहे होते हैं। वेरी गुड। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों की आंख में एलर्जीज होती हैं, खारिश हो रही होती है, पानी आ रहा होता है, तो वो सब जो है ना वो आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं है, अब जब हमारे पास एलर्जी के लिए कोई आता है ना, तो हम उससे सबसे पहले पूछते हैं क्या आपके घर में कोई कैट, कोई डॉग, कोई बर्ड, इस तरह की चीज़ें, या प्लांटेशन की तरफ जाते हैं तो उसकी वजह से एलर्जीज होने के ज़्यादा चांसेस है। अच्छा। अक्सर लोगों को होता है जिनके घर में बिल्लियाँ होती हैं, वो जो फर ओढ़ा होता है ना, वो बिल्ली आपके जो है ना वो बेड पे भी चढ़ी हुई है, आपके पिलो के साथ भी बैठी हुई है, आपने उसी पे अपना फेस रख के रात को सो जाना है। उससे होता है? हाँ, उससे होता है। अब सवाल आता है, सर हमारी कैट तो वैक्सीनेटेड है। सर कैट तो वैक्सीनेटेड है, लेकिन उसकी जो चीज आंख में जा रही है वो एक फॉरेन बॉडी है ना। आपकी जिस्म के अंदर कोई भी चीज जाती है तो आपके वाइट सेल्स फॉरेन रिएक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज इसलिए खराब होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे को है कैट है घर में, एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, एक के साथ नहीं है, तो ये भी पूछते हैं कि यार अगर कैट ही मसला है तो फिर ये कैसे ठीक है और मुझे क्यों हो रहा है? कैट के साथ तो वो भी खेल रहा है या खेल रही है। सर बात ये होती है किसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है। अब अच्छा। अगर एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ, आप और मैं अभी चलते हैं समंदर के किनारे, और धूप निकलेगी 9 बजे, कड़क धूप में 12 बजे तक बैठेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा काला होता है। तो आप कहेंगे यार मेरी स्किन तो बिल्कुल वैसी है, तुम इतने काले क्यों हो गए? तो डिपेंड करता है किसकी बॉडी किस चीज पे कितना रिएक्ट करती है। राइट। तो इसी तरह अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, किसी की स्किन अच्छी है, तो ये सारी चीजें हो सकता है उसको एकदम से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें इस तरह से। ओके डॉक्टर साहब, ये एक टर्म यूज होती है, पहले भी हुआ करती थी, और आर्टिफिशियल आई या पत्थर की आंख लगा लेना, तो ये सर क्या सीन है, इसका ज़रा बताएं। हाँ देखें, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मेरी एक एक्सपर्टीज़ के अंदर ये भी चीज़ आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से और दूसरे सिटीज़ से, जो सिंध के सिटीज़ हैं, वहाँ से मेरे पास रेफ़र किया जाता है इसके लिए। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बड़ा काम है, और हर कोई इसको कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए अलग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, इसके लिए अलग एक्सपर्टीज़ और प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो होता ये है कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उसकी आँख ख़त्म हो गई, और कुछ लोगों को कैंसर हो गया। मेरे पास अफगानिस्तान तक से पेशेंट आया है। अच्छा। और उसने कहा कि आँख ख़त्म हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला गोली लग गई थी। ओहो, अच्छा। तो अब किसी की आंख में गोली लग जाना या आंख के बाहर गोली लग जाना, फिर उस आंख को निकाल देना पड़ता है। ठीक है। जब आपने आईबॉल को निकाल दिया तो ये एक अलग ही डिफरेंट चीज़ आपको दिखेगी। तो उसके साथ हम क्या करते हैं कि उस आंख को जब सर्जन निकाल देता है, जी जी, तो दूसरी जो आंख आपकी बची हुई होती है ना, उसकी सेम मैचिंग की बना के यहाँ पे एक पत्थर की आंख लगा देते हैं। तो बाहर नहीं गिरती वो पत्थर? नहीं, वो बनती ही इस तरह है कि वो आपकी लिड ऊपर आई हुई होती है ना, तो वो कवर हो जाती है। अच्छा। तो वो गिरती नहीं है, और सेम मैचिंग की होती है। सम टाइम इतनी अच्छी एक्यूरेट बन रही होती है कि वो उसकी आंख जो ऑपरेट हुआ है उस पर डिपेंड करता है, वो हल्की हल्की सी मूवमेंट कर रही होती है। हमारी नॉर्मल आई की तरह नहीं करेगी, ओके, लेकिन हल्की फुल्की मूवमेंट करती है। नहीं सर, ये मुझे बताइएगा, फर्ज करें वो जो आर्टिफिशियल आई बॉल आपने डाला है, तो ये वाली जो मेरी बॉल है ये तो मूव करती है, मैं तो वो मूव नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी। वो सिर्फ हल्की सी मूवमेंट शो करेगी, पूरी नहीं हिलेगी ना। उसमें बंदा आपको समझ तो जाएगा ना कि इसने ये आर्टिफिशियल नहीं, अगर आपने परफेक्टली बनाई है ना, हाँ, तो बहुत मुश्किल है पकड़ना। नहीं, वो मूव नहीं करेगी ना। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, मूव, हाँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो ये आई तो मेरी मूव हो गई, ये तो अपनी जगह फिक्स्ड होगी। ये फिक्स्ड हो गई ना, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट कभी कभी करती है। वो कहाँ से मूवमेंट होती है? वो आपस में मसल सिंक्रोनाइज कैसे होती है? नहीं, वो इसलिए होता है कि पीछे जब आप सर्जरी करते हैं ना, ठीक है, तो आप एक बॉल डाल देते हैं। ठीक है। वो बॉल आपका जो पीछे मूव कर रहा होता है ना, जो इसके साथ कनेक्ट नहीं होता बेसिकली, वो इसको हल्का सा हिला जो मसल्स बेसिकली मसल्स जो मूवमेंट हो रही होती है, उसके अंदर एक बॉल फंसा हुआ होता है।
ओके उसको सर्जन जो है बॉल को पैक कर देता है। ओके तो वो बॉल उस मसल्स के साथ हिल रही होती है, तो वो इसको भी आगे टच कर रही होती है, तो उसके साथ ये मूव कर रही होती है। अच्छा लेकिन अगर आप बोलें कि ये 100% मूव कर रही है, तो ये कोई 10 to 20% मूव करती है। अच्छा हाँ, और नॉर्मली हम जब देख रहे होते हैं ना, देखें जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कैमरे में, अगर मैं आपको देखूंगा तो मेरी हल्की सी नेक भी मूव होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूं देख रहा जी, हूँ आपको, जी, ये बहुत कम हम इस तरह देखते हैं, वरना नॉर्मली हल्का सा नेक भी मूव करते हैं। तो Okay. नेक मूव हो गया तो वो नेक ऑलरेडी मूव होगी तो वो सेंटर ही रहती है, इतनी एंगल ज्यादा उसका मूव। सीधा होगा। हाँ, ये चीज है इसके अंदर। कैंसर आई के अंदर कैंसर आई भी में होता है? कैंसर भी होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी हो जाता है। अच्छा उसकी वजह से आंख निकालनी पड़ जाती है, और फिर उसके बाद प्रोस्थेटिक आई लगानी पड़ती है, आर्टिफिशियल आई लगानी पड़ती है। तो जब वो आर्टिफिशियल आई लगती है तो उसमें विजन नहीं होता और कोई खास मूवमेंट नहीं होती। आप समझ ले मूवमेंट ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन दिखने में तो एक आपका कॉस्मेटिक इशू खत्म हो जाता है ना, तो लोग इसके लिए लगवाते हैं। तो उसकी सर जब आपने एक दफा वो बॉल लगा दी तो वो क्या कभी हम चाहे उसको क्लीनिंग करनी हो तो लेकिन निकल दो आती है? चीजें क्लियर रखें। ओके। एक, आंख का जब ऑपरेशन हो रहा होता है, ये वाली आंख ओरिजिनल निकाल रहे होते हैं, तो उस टाइम एक बॉल डाल देते हैं अंदर, ठीक है वो कभी नहीं निकलती, ओके वो ऑपरेशन के टाइम डलती है, वो डिफरेंट चीज़ है। जो हम पत्थर की आंख बाद में इम्प्लांट करते हैं, वो आप निकाल भी सकते हैं, उसको वॉश भी कर सकते हैं, फिर लगा भी सकते हैं। ऐसे ही बस प्रेस करके लग जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा, तो उसकी डेली बेसिस पे वॉशिंग होती है उसकी? देखें सर, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट इतना गंदा है, और हमारे यहाँ जो ये प्रोस्थेटिक आई वाले पेशेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं गांव, विलेज, पुराने, गरीब, इस तरह के होते हैं। तो उनको हाइजीन का इतना ख्याल रखने की आदत होती भी नहीं है। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप डेली उसको निकालें, अच्छा उसको साफ सुथरी, हमारी एक बॉक्स होती है उसके अंदर रखें, ठीक है, वॉश करके, और सुबह जब निकालेंगे तो वॉश करके आप उसको दोबारा लगा लें। ओके। इस पे क्या कॉस्ट आती है? सर कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है। इसमें डिफरेंट मटेरियल होते हैं, चाइनीज़ होता है, इंडियन मटेरियल होता है। इंडियन पे तो हम काम ही नहीं करते, बैन हुआ है। चाइनीज़ मटेरियल होता है, यूएस का मटेरियल होता है, मलेशियन होता है। तो वो कॉस्ट कभी कभी पेशेंट को जो पड़ जाती है वो 8,000 से लेके समझ लें, और कुछ लोग और हैं जो बेचते हैं, वो लैक्स में भी बेचते हैं। अच्छा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम मार्जिन के ऊपर, कि जब मेरा एक टाइम लगा है, उसमें कभी कभी पूरा दिन लग जाता है आपको बनाने में। अच्छा। हाँ, आपको बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है, पेशेंट को 3-3 विजिट कराने पड़ते हैं, पेशेंट को 3-3 दफ़ा बुलाना पड़ता है, पूरी एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। तो उस मेरे पास जो मिल जाती है वो 8,000 से लेके 12,000 तक नॉर्मली चल रही होती है। अच्छा, बस, वरना इसकी लैक्स में भी हो चार्ज कर रहे हैं लोग। हाँ, आपके पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग कम है ना। एक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक पेशावर में, 2 लाहौर में। अच्छा, तो इतना डिफरेंस किस चीज़ का है? 8,000 और 1 लाख में तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सर बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग अगर कमाना चाहे ना, तो वो अच्छे तरीके से भी कमाते हैं, बुरे तरीके से भी कमाते हैं। अब एक पेशेंट आ रहा है आपके पास तकलीफ में, ऑलरेडी वो सर्जरी के खर्चे उठा के और दवाइयों के खर्चे उठा के, तकलीफ उठा के आपके पास आया है, तो उससे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करें। अच्छा, हाँ, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन हर बंदे की तो सर ये थिंकिंग नहीं होती है ना, जिस तरह आप सोचते हैं। मैंने कहा मेरा ये नज़रिया है। अब बाकी क्यों चार्ज करते हैं, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं क्या, या वो ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं? ठीक है। कैंसर की जो रेशियो है आई कैंसर की, जो आप ओवरऑल सब देखते हैं, वो कितनी ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, रियर है? हाँ, बहुत रियर है। अच्छा। लेकिन ट्रॉमा की वजह से भी बाज़ औक़ात आपको आई रिमूव करनी पड़ती है। कभी कभी आपकी आंख में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी रिमूव करनी पड़ती है। तो कैंसर का रेशियो तो वैसे कम है। एक बंदा आपके सामने आता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप फर्स्ट साइड में उसको नॉर्मली जज कर लेते हैं, क्या मसला है? कैंसर के क्या सिम्टम्स आप कोई ऐसे नजर आते हैं आपको? सर आप कैंसर वाले जब कहते हैं नहीं यार ये कोई मामला गड़बड़ है। कैंसर वाला जब भी आएगा ना, तो मोस्टली पेनफुल कंडीशन में आता है, आपके पास खुद आता है। पेनफुल तो वो वैसे भी फर्ज करें कोई उसको एलर्जी है फिर भी पेनफुल होगा? नहीं, तो वो पेनफुल कंडीशन के साथ आएगा ना, हम पूरा एग्जामिनेशन करते चले जाते हैं। और जब तक डायग्नोस नहीं होता हम चीजों के अंदर जाते जाते हैं। ये जो एक आई है ना, ये छोटी सी आंख नहीं है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्निया है, जैसे कि आपका लेंस है, आपका फंडस जिसको रेटिना कहते हैं। हर चीज की स्पेशलिटी अलग अलग है। ओके। एक अकेला डॉक्टर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट सारी काम कर सकता है, लेकिन करता नहीं है।
क्योंकि वो एक चीज़ के अंदर फोकस करता है और उसी में महारत होती है, 1 2 3 चीज़ों में कर लेता है, लेजिक कर लिया, कैटरेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से होता है। इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। सर कुछ लोग ग्लासेस नहीं पहनते, एक बच्चा है जो ग्लासेस नहीं पहनता, या एक बच्चे को ग्लासेस लग गए उसने ऑन ऑफ पहनता है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? सर देखें होता ये है कि जब आपकी आंख में, बच्चे की बात कर लेते हैं, जो मैं शुरू में भी कर रहा था कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर जो है वो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे इम्पैक्ट हुए हैं। अब अगर चश्मे का नंबर आ गया, आपने सही वक्त पे लगा दिया, ठीक है, तो उसकी आंख के जो सेल्स हैं वो लेजी होने से बच जाएंगे, एक तो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका नंबर जितना रैपिडली बढ़ना है चश्मे के साथ, उससे ज़्यादा रैपिडली बढ़ना है बगैर चश्मे के। ओके, क्योंकि स्ट्रेस उसको पड़ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है उसकी आइज़ के ऊपर, तो नंबर बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है। नहीं पहनता तो नंबर बढ़ेगा और अल्टीमेट खुदा ना खास्ता आइस नज़र जा भी सकती है उसकी। सर देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मायोपिया हमने शुरू में डिस्कस किया था, जो दूर की नज़र को ख़राब होने को कहते हैं। तो मायोपिया जो है ना, बेसिकली बहुत सारी लीडिंग कॉजेस को जो है ना वो जनरेट करता है। जैसे कि आपको ब्लाइंडनेस करा देगा, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, मैक्यूलर डिजनरेशंस हो जाएंगी उसकी वजह से। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चश्मे का एक नंबर अगर वक्त पे सही नहीं लगा या चश्मा सही नहीं लगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर डॉक्टर ने आपको एक नंबर दे दिया तो फिर आपने उसको फॉलो करना है, पहनना भी है, और फिर टाइमली उसको रीचेकिंग के लिए भी जाना है। बिल्कुल जाना है, बच्चों का, शुगर वालों का और 40 इयर्स ओल्ड एज वालों का। हर 6 महीने में आपका चेकअप बनता है लाजमी। आप करीबी किसी भी डॉक्टर को एक को रखें, आगे पीछे हर किसी के पास नहीं जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस में ज़रा सा फ़र्क होता है सम टाइम, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए फॉलो ओनली वन डॉक्टर जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ओके। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस क्या इशू है सर? एक बंदा है उसको कुछ कलर नज़र नहीं आते। सर कलर ब्लाइंडनेस तो एक डिफरेंट चीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा होती है, एक बीमारी होती है आरपी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अच्छा, उसके अंदर होती है। और वो जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उसकी जो कॉजेज हैं उनमें मेजर कॉज है कजन्स मैरिज। अच्छा। जो हम आपस में फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न से मैरिज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जीन्स मैच नहीं करते और ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। होता ये है बेसिकली आँख के अंदर कि उस आँख का जो पर्दा है उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। और सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक वो जो आपको कलर दिखाते हैं और एक वो जो आपको रात को विजन को इन्हेंस करते हैं या नाइट विजन जो आपको प्रमोट करते हैं। अच्छा। तो वो दोनों सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है और नाइट विजन ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। उसके अलावा आपका आहिस्ता आहिस्ता विजन सारा लॉस हो जाता है। तो अगर किसी ने भी कज़न्स मैरिज कर रखी हैं, उनके बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स ने की थी, तो आप अपना चेकअप कराएं और फौरी अगर आपको आरपी है या उसकी कोई सिम्टम्स हैं तो अर्ली डायग्नोसिस करा लें। तो कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है? ठीक हो सकता है? कलर ब्लाइंडनेस ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिल्टर ग्लासेस होते हैं और आपके कुछ बहुत महंगे किस्म के कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस इज़ अ फेलियर। वो वाले कॉन्टैक्ट लेंस जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो उसका कोई ख़ास रिजल्ट्स आए नहीं है। हाँ, आप जो है वो फिल्टर्स ग्लासेस के थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। और लो विजन का पेशेंट कहलाता है ये, और लो विजन की प्रैक्टिस मैं कर रहा होता हूँ और हमने कुछ पेशेंट्स को इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि जैसा रेड कलर मुझे दिख रहा है वैसे ही पेशेंट को दिखेगा, लेकिन जैसा उसको नहीं दिख रहा उससे बेहतर दिखेगा। अच्छा, ये होता है इसके। वेरी गुड। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं लोग, उनके नाम तो नहीं लेंगे, ज़ाहिर है फोरम ऐसा, नंबर्स कुछ इस तरह बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि कॉमन सी प्रैक्टिस है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आई सेट चेक करवाते हैं, वो आपको एक ग्लासेस का नंबर दे देता है। ऐसी भी मैंने प्रैक्टिस देखी है, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, जो नंबर बच्चे को मिला वो बच्चा कहता है कि मुझे तो इससे ठीक नज़र नहीं आ रहा, खड्डे नज़र आ रहे हैं या चला नहीं जा रहा, तो फिर दोबारा जाते हैं उसके पास, तो वो कहता है हाँ मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये क्या इश्यूज़ हैं सर? सर देखें, ये सारा इशू जो होता है ना वो आपका होता है कि आपका इनकॉम्पिटेंट, जब वो आप
अपने वर्कर्स रखते हैं ना, तो उस वक्त होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर और मेरे पास रश ज़्यादा है, मैंने पेशेंट्स को देखना भी है, उनसे बात भी करनी है, उनको सेटिस्फाई भी करना है, तो उससे पहले चश्मे का नंबर निकाला जाता है। चश्मे का नंबर निकालने के लिए हम जूनियर्स को रखते हैं, जूनियर्स के भी बहुत जूनियर्स को रखते हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, सब कुछ नहीं होता। अब वो दूसरा रूम में ग्लासेस का नंबर निकालते हैं, डॉक्टर साहब ये नंबर आया है, ये चीज़ें हैं, वो ला के डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, डॉक्टर साहब उस पर कार्ड पे साइन कर देते हैं। अब डॉक्टर को पता ही नहीं है कि उसने नंबर लेकिन डॉक्टर खुद भी तो सर कुछ देख रहा होता है, वो ऐनक वाले जिन वाला और नाक पे लगा के उसके अंदर कुछ डाल रहा होता है, वो क्या देखिए, होता है? अगर वो वाले डॉक्टर्स, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको आप कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर हैं और उनका जो है वो भी नंबर गलत दे रहे हैं, तो सर फिर उनकी रिफ्रैक्शन की या चश्मा देने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। उनकी सिर्फ काटापीटी की मतलब सर्जरी की जो है प्रैक्टिस है वो ज़्यादा है, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। उनको मजबूरन अगर करना पड़ जाए, उनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं हो, उनके पास कोई जूनियर नहीं हो, तो वो खुद खड़ा होना पड़ जाता है उनको। अच्छा, तो डॉक्टर समीर, जब आपने कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग हो गई, जब आप बैठते हैं और आप कुछ उसकी पिक्स ले रहे होते हैं, तो फिर दोबारा जब हम दूसरे रूम में जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक वो ऐनक वाला जिन वाला जो गिलासेस है वो रख के उसके अंदर वो कुछ एंगल डाल रहे होते हैं, वो क्या होता है? छोटे छोटे गिलासेस। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह की जो है ना रिफ्रैक्शंस होती हैं। मतलब रिफ्रैक्शन कहते हैं चश्मे का नंबर चेक करने को। रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन, ओके। तो रिफ्रैक्शन में होता ही है, या चश्मा चेक करने में होता ही है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें पेशेंट का रिस्पॉन्स आपको नहीं चाहिए होता। अच्छा। और एक सब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आप डिपेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर। ऑब्जेक्टिव में आपके पास कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें आप उसका चेहरा रखवाते हैं, वहाँ पे फोकस कराते हैं और कैप्चर करते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है इसका इतना नंबर है, ठीक है। और उसके बाद आप वो जैसे कि ट्रायल फ्रेम होता है जिसको आप ऐनक वाला जिन कह रहे हैं, तो वो लगा के जो ट्राई करा रहे होते हैं ना, वो उसको कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि जो नंबर मशीन ने दिया है वही नंबर इसको लग रहा है या ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। सम टाइम वो मशीनें एरर दे रही होती हैं, वो एरर इसलिए आ जाता है कि उसमें 5 से 10% का एरर का चांस होता है, क्योंकि सम टाइम डस्ट होती है आपके लेंस के ऊपर, सम टाइम बीच में एयर का डिफरेंस आ जाता है, सम टाइम पेशेंट फोकस ज़्यादा कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं। तो वो सब्जेक्टिव करना ज़रूरी है। अच्छा। ये जो कंप्यूटराइज करते हैं इसके दो रीज़न है। एक तो डॉक्टर का टाइम बचता है कि उसको निकल के आ जाता है सामने नंबर के इसका नंबर करीब करीब इतना है। दूसरा पेशेंट सेटिस्फेक्शन होती है। आप एज अ नॉर्मल पेशेंट लेमैन आप कहते हैं कि वाह कंप्यूटराइज मॉनिटर पे चेक हो रहा है, तो दोनों चीज़ें के लिए इम्पॉर्टेंट है वो। लेकिन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन वो जो ऐनक वाला जिन पहना के करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुरू से चली आ रही होगी। वो शुरू से चली आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, वेरी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह नहार में उठ के गाजरें खानी चाहिए तो आपको दिन में भी तारे नज़र आ जाते हैं। जो महंगाई हुई है उसमें तो वैसे भी हमें दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। तो सर कोई ऐसा फूड बताएं जो क्या कोई ऐसा फूड है इनफैक्ट या नहीं है सर हम खाते रहे और हमारी आई साइड वीक ही ना हो, या फिर आपकी वाली बात कर लेते ना कि दिन में तारे देखने, महंगाई की तरफ सिर्फ फ्रूट के पैसे पूछ लें, तारे दिख जाएंगे आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कुछ ऐसी डाइट या ऐसा फूड है जिससे आपकी आइस पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए, पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि मैं चश्मा लगाता हूँ और इस वक्त मैं लेंस लगाया हुआ हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है खाने से जिससे चश्मे का नंबर उतर जाए। आपने लेंस लगाए हुए? मैंने लेंस लगाए हुए अभी ट्रांसपेरेंट, तो क्योंकि मेरा भी चश्मे का नंबर है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम करते। हमारे एक मरहूम डॉक्टर, अभी उनका इंतकाल हुआ है, आगा खान में होते थे, फिर लियाकत में चले गए थे, उनको भी चश्मा लगा हुआ था। वो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते थे। अच्छा। और वो बहुत अच्छे सर्जन थे। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे नाम ना लेने पे भी। लेकिन अब हुआ ये कि हमारे डॉक्टर्स को भी चश्मा लगा हुआ होता है। अगर ये चीज़ें होती तो हमारे चश्मे उतर जाते। चश्मे उतारने के लिए कोई डाइट नहीं है, लेकिन आँख की हेल्थ को बेहतर करने के लिए बिल्कुल डाइट है। बेहतर करने का मतलब ये है, मैंने आपसे कहा कि आपकी जब आप 40 को क्रॉस करते हैं आपकी पूरी बॉडी डिटोरिएट होने शुरू हो जाती है, डिमोलिश होने शुरू हो जाती है, तो आपके आँख के पर्दे जो है ना, तो वो थोड़े से महफूज रह सकते हैं। आपका मज़ीद ख़राबा नहीं हो सकता जल्दी अगर आप गाजर खाएं, गाजर का जूस पिएं, चुकंदर का जूस पी लें। आपको फ़िश के अंदर विटामिन ए मिल जाता है, वो बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम के लिए आप जो वो भी चाहिए होता है आई को, वो आप जो योगर्ट से ले सकते हैं,
तो प्रोटीन मिलता है आपको एग से। ये सारी जितनी भी अच्छी फूड्स हैं ना, जो आपको जंक फूड्स में नहीं आते या आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करते, वो सारे के सारे फूड इनडायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ आँख के ऊपर नहीं, पूरी बॉडी पे करते हैं। तो आप जो है वो खा सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि ब्लड अच्छा हो जाता है, ब्लड बन जाता है चेरी खाने से। इसी तरह रेड पिगमेंटेशंस आपको आई को मिल रही होती हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये सारे अच्छे जितने भी फ्रूट्स हैं ना, और या वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रेश, वो आप ले लें और उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, चश्मे का नंबर कभी नहीं उतरेगा। बच्चे सर जो जंक फूड खा रहे होते हैं, इनको भी बता दें कि पिज़्ज़ा और बर्गर से ऐसा नंबर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। चीज़ जो है ना वो एकदम से ख़राब नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता खराबियाँ होती हैं। आपने आज जंक फूड अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया, या कोई भी ऐसा यंगस्टर सुन रहा है तो प्लीज़ सुने कि आप जंक फूड की तरफ चले गए, ठीक है। जंक फूड से क्या होगा, आपकी हेल्थ, आपके वो मिनरल्स, आपको वो प्रोटीन, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी जी, और आपका डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ने की वजह से आपको 2 बीमारियां होंगी, जिसमें एक शुगर है और एक ब्लड प्रेशर है। अब मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर से ज़्यादा आँख के लिए कुछ भी ख़राब नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने इन चीज़ों से बचना है और बताना हमारा काम था। आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का मौका दिया। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों को महफूज रखिए, अपने पेरेंट्स को अगर उनमें शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको महफूज रखें, उनका चेकअप करा लें। और अगर आप यंग हैं, मतलब 15 to 30-35 हैं, तो अगर आप समझते हैं आपको अभी कोई बीमारी नहीं है, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन टाइम यूज़ करते होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चश्मे का नंबर नहीं होता, दैट्स ग्रेट। तो उसके लिए प्रोटेक्शन ग्लासेस आते हैं, तो आप प्रोटेक्शन ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। आई एम रियली ग्रेटफुल। और देयर इज़ नो डाउट, जिस तरह आपने कहा कि आँख तो एक दुनिया है, इसको हम समेट नहीं सकते तो एक पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारी इसकी डिजीज़ होंगी और इसके ट्रीटमेंट्स होंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा ज़हमत दें और कोई स्पेसिफिक टॉपिक रख लेंगे। अभी तो एज अ जर्नल हमने बात की और कोशिश अभी पता है क्या है, ये जो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना, डेफिनेटली आपके जो चैनल पे या आप पॉडकास्ट करेंगे तो नीचे लोगों के कमेंट आएंगे, मेरे फलां को ये बीमारी है, मेरे फलां को ये बीमारी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं। अगर कोई कमेंट करता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, उसका मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो हम उसको वहाँ पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, लोगों का कुछ इश्यूज वहाँ पे भी सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक का एड्रेस भी दे दें आप अभी जहाँ बैठते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई आना चाहे तो किधर आप उसको चेकअप कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो हमारा क्लिनिक जो है वो खिज़र आई क्लिनिक के नाम से है। खिज़र आई क्लिनिक, राइट, DHA फेज़ 4 में है। आप सर्च कर सकते हैं, पाई इन द स्काई बेकरी DHA फेज़ 4, उसके बिल्कुल साथ एडजस्टेंट टू पाई इन द स्काई बेकरी, वहाँ पर आके आप चेकअप करा सकते हैं। थैंक यू। तो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और इजाज़त लेते हैं अपने व्यूवर्स से। व्यूवर्स, ये था आज का मेरा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आने के साथ साथ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्पेशली अपनी आइज़ का भी ख्याल रखें। फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।